नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समकालीन भारतीय समाजशास्त्रीय परिदृश्य, सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हुसैन। इसमें हम शुरुआत करेंगे अध्याय 1 से, जिसका परिचय है भारतीय समाज के ऐतिहासिक नौबंद तथा समकालीन परिस्थिति, एक सामान्य समीक्षा। हिस्टोरिकल मोरिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, अ जनरल रिव्यू। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं भारतीय समाज के ऐतिहासिक नौबंद से। हिस्टोरिकल मोरिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जीवाश्मिक प्रमाणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि मानव का उद्भव भारत में लगभग 5 लाख वर्ष पुराना है। यद्यपि भारत में कई विद्वानों ने भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण किया है, फिर भी भारत के प्रारंभिकतम रहने वाले कौन थे और किन प्रजातीय समूहों के थे, यह आज भी एक अनबुझी पहेली है। इस प्रकार भारतीय समाज के गठन के बारे में हमारा ज्ञान लिपि के आविष्कार होने के बाद व प्राचीनतम सभ्यताओं के उदय होने के बाद लगभग 5000 वर्ष तक ही सीमित है। पिछले 4-5 हजार वर्ष की भारतीय जनसंख्या व समाज के बारे में भी अनेक विवाद व मतांतर हैं। भारतीय समाज की मूल प्रकृति काफ़ी जटिल है। जब हम भारतीय समाज पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि औपचारिक समाजशास्त्रीय अर्थों में इसे समाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें समाज की मूलभूत विशेषताओं का अभाव रहा है। ऐसी विशेषताओं में प्रमुख हैं: एक, राज्य सत्ता के अधीन किसी भौगोलिक क्षेत्र में लोगों का आवास। स्वतंत्रता के बाद ही भारतीय डोमिनियन अस्तित्व में आई। दूसरा है सामाजिक एकजुटता। भारत सदा से जातियों, जनजातियों, नृजातीय समूहों, एथनिक ग्रुप्स आदि के रूप में रहता आया है। तीसरा है व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अंतर संबंधों की ऐसी व्यवस्था से बंधा हो जिनको समान संस्थाएं निर्धारित करती हों। योद्धाओं, तीर्थयात्रियों, व्यवसायियों आदियों को छोड़कर इस प्रकार के परस्पर संबंध व सामाजिक अंतःक्रिया बड़े पैमाने पर तभी आ सकी जब भारत एक भारतीय संघ के रूप में उभरा। इस प्रकार यहाँ कोई भारतीय समाज न होकर भारत में अनेकों समाज, सोसाइटीज़ इन इंडिया थे जो एक अद्भुत विविधता के साथ जी रहे थे। ऐसे समाजों के योग को हम भारतीय समाज कहना पसंद करते हैं। ऐसे हजारों हजार समाजों के बीच अन्योन या परस्पर क्रिया एक समान भाषा व संस्कृति के अभाव में बाधक रही है। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण आरंभ हो चुका था। विशाल सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद 19वीं शताब्दी से अनेक शक्तियों व कारकों के आ जाने के कारण संस्कृतियों का अभिसरण बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ। ऐसे कारकों में समान राजनीतिक संरचना, समान कानूनी व्यवस्था, समान प्रशासनिक व्यवस्था, समान शैक्षिक व्यवस्था, बढ़ती हुई आर्थिक परस्पर निर्भरता व एक नई राष्ट्रीय चेतना प्रमुखता से गिनवाए जा सकते हैं, जिन्होंने एक भारतीय समाज के गठन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनके अतिरिक्त पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के प्रौद्योगिक व सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे यातायात व संचार के आधुनिक साधन, छपाई की नई प्रविधि, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाएं, इहलौकीकरण, सेकुलराइजेशन की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी इस संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। फिर भी अधिकतर विद्वानों की नज़र में भारत एक संरचनात्मक सत्ता, स्ट्रक्चरल एंटिटी से अधिक एक सांस्कृतिक सत्ता, कल्चरल एंटिटी के रूप में रहा है। आज भी जब कोई भारतीय समाज के बारे में सोचता है तो परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार के रूप में धर्म यानी रिलीजन का विचार ही दिमाग में आता है। इस प्रकार से धर्म को ही भारतीय समाज का प्राथमिक नौबंद, प्राइमरी मूरिंग के रूप में देखा जा सकता है। उन सभी धर्मों की तुलना में जिनके अनुयायी भारत में रहते हैं, हिंदू धर्म सबसे अधिक पुराना है और भारत की बहुसंख्य वर्ग इसी धार्मिक व्यवस्था में अपना जीवन गुजारता है। यह बाकी सभी धर्मों से भिन्न है। इसके ना तो कोई निश्चित सिद्धांत, फिक्स्ड डॉगमास हैं, और ना ही कोई एक केंद्रीय सत्ता बिंदु।
यह संरचनाओं, संस्थाओं, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों व प्रतिमानों का एक वृहत जाल या तंत्र है जो चारों ओर से बिखरा हुआ है। यहाँ शैक्षिक व आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र न रहकर धर्म के दिशा निर्देशों से संचालित होती है। अगली हेडिंग है हमारी युगांतरी सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी, सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स थ्रू द एजेस। ढीले ढाले व वृहत अर्थों में सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी को किसी समाज के सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों में आने वाले परिवर्तनों के रूप में समझा जा सकता है। यद्यपि सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों व विशेषताओं को एक एकीकृत समग्रता, इंटीग्रल होल के रूप में देखा जा सकता है और इसलिए उसको अलग नहीं किया जा सकता, फिर भी यहाँ सामाजिक को संरचनात्मक पहलुओं जैसे प्रतिमानित अन्योन्यता, पैटर्न इंटरेक्शन के रूप में समझा जा रहा है, जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है। सांस्कृतिक गुण व विशेषताएं हमें किसी मानव समूह के सामूहिक सहभागिता के रूप में मूल्यों, विचारों व प्रतीकों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी एक सार्वभौमिक व अंतहीन प्रक्रिया है। चूँकि कोई समाज जड़ता में नहीं रह सकता, सभी समाज प्रत्येक युग में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी एक बहुत ही जटिल घटना है। यदि परिवर्तन की शक्तियाँ किसी सामाजिक संरचना के अंदर से ही निकलती हैं तो इस प्रक्रिया को अंतर्गामी इंडोजीनस कहा जाता है। बौद्धवाद या जैनवाद जैसी सामाजिक धार्मिक विचारधाराएं भारतीय समाज में अंतर्गामी परिवर्तनों के उदाहरण हैं, जबकि इस्लाम व ईसाई धर्म जो भारत से बाहर से आए हैं बहिर्गामी व बहिर्जात परिवर्तनों, एक्सोजीनस चेंजेस के रूप में देखे जाते हैं। भारतीय समाज में परिवर्तन इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा होते रहते हैं। आधुनिक पश्चिम का भारतीय समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। आधुनिक पश्चिम के प्रभाव में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करते हैं। भारत सदा से एक परंपरागत समाज रहा है और आधुनिक पश्चिमी संसार से संपर्कों के परिणाम स्वरूप ही उसमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आ सकी। यह आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका। समाजशास्त्रियों ने ऐसे परिवर्तनों को विषम जातीय हेट्रोजेनेटिक परिवर्तन की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यद्यपि भारत का संपर्क फ्रांस, पोर्चुगीज व डच से भी रहा है, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव की तुलना में यह नगण्य है। पश्चिमी प्रभाव के फलस्वरूप घटने वाली सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी को समझने के लिए हमें भारतीय समाज की प्रकृति व पाश्चात्य परंपरा को समझ लेना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति बहुत ही परंपरागत थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति आधुनिकीकरणोन्मुखी थी। तर्कवाद, व्यक्तिवाद व उपयोगितावाद उसके विशिष्ट गुण थे। उसमें समतावादी व विश्ववादी तथा सर्वहितवाद तत्व मौजूद थे। इसके विपरीत भारतीय सामाजिक व्यवस्था श्रेणीकरण, हायरार्की व पदस्थान स्टेटस पर आधारित थी, जो कठोर धार्मिक सिद्धांतों के अधीन थी। ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही भारत में नई संरचनाएं विकसित होने लगी, जिनमें शैक्षिक, विधिक व सैन्य संरचनाएं प्रमुख थीं। इसके साथ ही परिवर्तन के नए कारकों ने स्तरीकरण के नए आधारों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। ऐसे आधारों में धर्मनिरपेक्ष या इहलौकिक सेकुलर आधार प्रमुख था, जिसने भविष्य के भारत को बहुत प्रभावित किया। निम्न विवरण में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण मानदंडों व कारकों का उल्लेख किया जा रहा है। पश्चिम के प्रभावों में अंग्रेजी भाषा व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, सेकुलर एजुकेशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश शासन के आगमन से पूर्व भारत में सभी सरकारी व प्रशासनिक कार्य संस्कृत, फारसी व तत्पश्चात उर्दू भाषा में संपन्न होते थे। अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी भाषा को स्थापित किया और अंग्रेज़ी ने भारत के लिए बाहरी संसार के लिए रास्ते खोल दिए। अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों को एक नई मूल्य व्यवस्था से परिचित करवाया, जो समतावाद, तर्कवाद व इहलौकिकवाद पर आधारित थी। यातायात व संचार के नए साधनों ने देशिक, स्पेशल
व सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। छपाई की नई प्रविधि, डाक सेवा व रेडियो ने विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू की। विचारों के स्तर पर एक नई जागृति आरंभ हुई जो मौलिक सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत साबित हुई। एक नई दंड संहिता प्रस्तुत हो जाने से न केवल परंपरागत विधि व्यवस्था व न्याय व्यवस्था में परिवर्तन आया, बल्कि उससे परंपरागत भेदजनक हिंदू विधि भी सीधा प्रहार किया बल्कि उसने परंपरागत भेदजनक हिंदू विधि पर भी सीधा प्रहार किया, जो समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति, विशेषकर दलितों के लिए बहुत ही भेदकारी व अन्यायपूर्ण थी। इस प्रकार पूरे भारत में समान विधिक व्यवस्था के साथ कानून के सामने बराबरी के सिद्धांत को स्थापित किया गया। औद्योगिकीकरण व नगरीकरण जैसे परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारकों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक परिस्थिति के नए निर्धारक आधार प्रस्तुत किए। ऐसे सेकुलर आधारों में भौतिक सूचक जैसे शिक्षा, धन, संपत्ति, राजनीतिक शक्ति आदि प्रमुख थे। इसी दौरान राष्ट्रवाद की अवधारणा के उदय के साथ भारतीय समाज के एकीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि पश्चिमीकरण के प्रभाव ने भारत में एक पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग, वेस्टर्नाइज्ड एलीट के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसने भारत के परंपरागत अभिजात वर्ग का स्थान लेना शुरू कर दिया। इस नए अभिजात वर्ग ने, जिसका संसार एक नई विचारधारा व मूल्य व्यवस्था पर आधारित था, अपने ही समाज को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दिया। इसने हिंदू विचारधारा व जाति व्यवस्था को एक प्रगतिशील व अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण से पुनर्व्याख्यायित किया और एक नई सामाजिक व्यवस्था का अग्रदूत बन गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि पश्चिमीकरण ने भारत के प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह अलग बात है कि भारत को आज भी एक आधुनिक समाज नहीं कहा जा सकता। समकालीन भारत कितना आधुनिक है, समाजशास्त्रियों में विवाद का विषय रहा है। दीपांकर गुप्ता 2001 में कहते हैं कि भारत की आधुनिकता को छद्म आधुनिकता मानते हैं और जीवन को अनेकों पहलुओं में नज़र आने वाली आधुनिकता शायद बाहरी दिखावा मात्र है, ऐसा वो कहते हैं। वास्तविकता भी यही है कि सांस्कृतिक स्तर पर भारतीय समाज का एक बहुत छोटा वर्ग ही सही अर्थों में आधुनिक हो सका है। वास्तविकता भी यही है कि सांस्कृतिक स्तर पर भारतीय समाज का एक बहुत छोटा वर्ग ही सही अर्थों में आधुनिक हो सका है। यह सभी बातें सही हैं, लेकिन यह भी सही है कि पश्चिम के प्रभाव में आने के बाद से भारत पहले वाला भारत नहीं रह सका। यहाँ यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाज में आने वाले परिवर्तन परंपरागत संरचनाओं को बिल्कुल हटाकर नहीं आए, बल्कि उन्हीं में कुछ आधुनिक तत्वों का समावेश हुआ। भारत की परंपरागत संस्थाएं इतनी मजबूत व लचीली रही हैं कि परिवर्तनों के साथ भी अपने को अनुकूलित कर लेती हैं और अपने मूल तत्वों को बनाए रखती हैं। भारत की जाति व धर्म व्यवस्था इसी अनुकूलनशीलता के प्रमुख उदाहरण है। शायद इसलिए योगेंद्र सिंह अपनी चर्चित पुस्तक का नाम मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, रखने में असुविधा महसूस नहीं करते। शायद यह नाम कुछ लोगों को बड़ा अजीब व अंतर्विरोधी लगे, लेकिन जो भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी को समझते हैं, वे इस नाम को और उससे जुड़े विचारों को सहजता से स्वीकार कर लेंगे। अब बात करते निरंतरता व परिवर्तन की, कंटिन्यूटी एंड चेंज की। सभी समाज अपने अतीत की निरंतरता होते हैं, लेकिन परिवर्तनों के दौर से गुजरने पर भी वे कुछ हद तक निरंतरता बनाए रखते हैं। ऐसे ही कालांतर में किसी समाज की पहचान बनती है। वैसे भी कुछ निरंतरता होना आवश्यक है, क्योंकि मानवीय प्रकृति अपरिवर्तनीय है। जैसा कि एस.सी. दुबे 1990 में लिखते हैं, प्रदत्त परिस्थिति, एस्क्राइब्ड स्टेटस, अधिक्रम या सोपानिक हायरार्की व कर्मकांडीय शुद्धता व अशुद्धता, रिचुअल प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी हिंदू सामाजिक संरचना के मूल तत्व रहे हैं। इन तत्वों व विचारों पर समय समय पर सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन
इहलौकीकरण प्रक्रिया, सेकुलराइजेशन प्रोसेस व दूसरे कारक प्रहार करते रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था ने आश्चर्यजनक स्थिति स्थापन व जीवटता का परिचय दिया है। आवश्यकता पड़ने पर यह थोड़ी ज़मीन छोड़कर पीछे हट जाती है, लेकिन फिर वापस आ जाती है और यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। उदाहरण के तौर पर जब जाति को धार्मिक अनुष्ठानिक क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास किया जाता है, तो यह राजनीतिक प्रक्रिया में प्रविष्ट कर जाती है और जाति चेतना नगरीकरण की परिस्थितियों में भी मजबूत हो जाती है। भारत में वैज्ञानिक सोच के साथ धार्मिकता व कर्मकांडीय प्रवृत्तियां भी बढ़ी हैं तथा आधुनिक शिक्षित लोगों का एक बड़ा वर्ग धार्मिक प्रघटनाओं रिलीजियस फिनोमिना के साथ जीवन गुजारता देखा जा सकता है। उसकी आधुनिकता व सेकुलर जीवन अपने आप में न जाने कितने अंधविश्वास व अतार्किकताएं समाये हुए देखी जा सकती हैं। फिर से देख लेते हैं। उसकी आधुनिकता व सेकुलर जीवन अपने आप में न जाने कितने अंधविश्वास व अतार्किकताएं समाये हुए देखी जा सकती हैं। इस्लाम व ईसाई विचारधाराएं भी, जिनका उद्भव भारत के बाहर हुआ था, यहाँ रहकर भारतीयकरण को आत्मसात कर लेती हैं। संयुक्त परिवार जब नगरीकरण व औद्योगिकीकरण के दबाव से हटने लगते हैं, तो जनतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर उसे बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। अब परिवार का कर्ता व बड़े बूढ़े विवश होकर ही सही मतांतरों के प्रति सहनशीलता दर्शाते नजर आते हैं। बदली हुई परिस्थितियों में संयुक्त परिवार अनुकूलनशीलता का परिचय देता देखा जा सकता है। यह सारे उदाहरण दर्शाते हैं कि नैरंतर्य अतीत का ही संशोधित रूप है, जब क्लिफर्ड गीट्स जैसे जाने माने सामाजिक मानव विज्ञानी अपने एक चर्चित अध्ययन को ओल्ड सोसाइटीज़ न्यू स्टेट्स के नाम से पुकारते हैं, तो शायद यही भावना प्रकट करते नजर आते हैं। भारतीय समाज में निरंतरता के एक और पहलू को लघु परंपराओं व बृहद परंपराओं की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। शहरों में पढ़े लिखे व आधुनिक लोग भी परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर एक आधुनिक चिकित्सक के साथ झाड़ फूक कहते हैं जिसे, गंडा तावीज़, भभूत बाबा फ़कीर का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। पूरे ग्रामीण भारत में किसी के द्वारा ट्रैक्टर जैसी कोई वस्तु लाने पर उसकी पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं व स्थानीय देवी देवताओं का आशीष प्राप्त किया जाता है। जबकि ट्रैक्टर या दूसरी मशीनें आधुनिक प्रौद्योगिकी का उत्पाद हैं और इस प्रकार बृहद परंपरा का हिस्सा है। इस प्रकार भारत में न केवल लघु व बृहद परंपराओं में निरंतरता देखी जाती है, बल्कि दो विभिन्न बृहद परंपराओं में भी ऐसी निरंतरता देखी जा सकती है। करोड़ों हिंदू जनमानस का सूफी संतों की मज़ार पर श्रद्धावनत होना एक आम दृश्य है, जबकि भारत के शास्त्रीय संगीत में अनेकों मुसलमानों का योगदान एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलू है। जबकि इस्लाम की रूढ़िवाद व्याख्या में संगीत को अच्छी चीज़ नहीं माना जाता। ऐसा करने पर इन लोगों का हिंदुत्व व इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता। दिन में 5 बार नमाज पढ़ने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हज करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते नजर आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सभ्यता में कुछ ऐसा अवश्य है जो इस सांस्कृतिक निरंतरता को आगे बढ़ाता है। भारतीय समाज में परिवर्तन के कारकों में ब्रिटिश शासन व उससे आज़ादी, लोकतंत्रीकरण, वयस्क मताधिकार, भारतीय संविधान इत्यादि प्रमुख हैं, जिन्होंने परिवर्तन के वाहक की भूमिका निभाई है। नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा और एक नई विधायी व प्रशासनिक व्यवस्था ने भी इन परिवर्तनों को आगे बढ़ाया है। जमीनी स्तर पर औद्योगिकीकरण व बाजारी अर्थव्यवस्था ने जजमानी व्यवस्था को तोड़ा या कमज़ोर किया है। नगरीकरण ने व्यावसायिक गतिशीलता में योगदान किया व संयुक्त परिवार को कम से कम संरचनात्मक स्तर पर तोड़ने में ही सही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्थिरीकरण की एक नई व्यवस्था का उदय हुआ, जो प्रदत्त प्राय स्थिति के स्थान पर अर्जित प्राय स्थिति को एक
अधिक महत्व देती देखी जा सकती है, परंतु जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, यह परिवर्तन परंपरागत संरचनाओं के संपूर्ण प्रतिस्थापन की कीमत पर नहीं हुए हैं। आधुनिकता के साथ साथ जाति धर्म जैसी परंपराओं से मोह व लिपटे रहना आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक सांस्कृतिक पिछड़ेपन कल्चरल लैग का कारण बनता है। जातिवाद व सांप्रदायिकता का बढ़ना भी वह भी हिंसा के साथ टेलीविज़न जैसी आधुनिक मशीन के द्वारा आस्थाओं व अतार्किक अंधविश्वासों को बढ़ाना, धार्मिक वैमनस्य व अलगाववाद जैसे ही सांस्कृतिक पिछड़ेपन के उदाहरण हो सकते हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विस्फोट व विघटनकारी भूमिका अदा करते देखे जा सकते हैं। आधुनिकता के साथ साथ जाति धर्म जैसी परंपराओं से मोह व लिपटे रहना आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक सांस्कृतिक पिछड़ेपन कल्चरल लैग का कारण बनता है। जातिवाद व सांप्रदायिकता को बढ़ाना या उसका बढ़ना, वह भी हिंसा के साथ टेलीविज़न जैसी आधुनिक मशीन के द्वारा आस्थाओं व अतार्किक अंधविश्वासों को बढ़ाना, धार्मिक वैमनस्य व अलगाववाद ऐसे ही सांस्कृतिक पिछड़ेपन के उदाहरण हो सकते हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विस्फोट व विघटनकारी भूमिका अदा करते देखे जा सकते हैं। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में भीषण अल्पसंख्यक विरोध हिंसा, जिसमें खाते पीते शिक्षित नगरीय मध्यम वर्ग ने लूटमार में भी हिस्सा लिया, शिक्षित नगरीय मध्यम वर्ग के सांप्रदायिकरण का उदाहरण ही तो है। उसी की तरह गोधरा कांड को भी हम देख सकते हैं, पंजाब दंगों को भी देखा जा सकता है। ये भी इसी तरीके के उदाहरण हैं। आधुनिक गतिशील अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ती हुई धार्मिकता व कर्मकांडीयता व धार्मिक चेतना, लोकतंत्र के साथ मतांतरों के प्रति घटती सहनशीलता, खुली राज्य व्यवस्था के साथ समाज की कमज़ोर वर्गों पर बढ़ते अत्याचार, उच्चतर अध्यात्मवाद के साथ सामाजिक मूल्यों की अशिष्टता व घटियाकरण समकालीन भारतीय समाज के अध्येताओं के लिए खतरे के संकेत हैं। एस.सी. दुबे 1990 में कहते हैं, अपने एक विश्लेषण में यह कहते हैं कि समकालीन भारतीय समाज परिवर्तन की दुखदायी प्रक्रिया से गुजर रहा है, जहां अनेक संशय और विरोधाभास हैं। यहाँ परंपराओं के कुछ पहलू अपनी उपयोगिता तथा जीवंतता के चलते जीवित रह जाएंगे, लेकिन अतीत की पूर्वग्रही परंपराओं समाप्त करनी पड़ेंगी। शोषण व दमन की संरचनाओं को नष्ट करना होगा। रास्ता बहुत लंबा है और यह प्रक्रिया दुष्कर भी है, लेकिन भारत में प्रत्येक नागरिक का एक अच्छे भविष्य की रचना में बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसलिए यह प्रयास करने ही होंगे। धन्यवाद।